हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल स्केच चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम लोग एसएससी में आए हुए तमाम एग्जाम्स में आए हुए 10,000 क्वेश्चन करेंगे जीएस जीके के। 10,000 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस के एसएससी में आए हुए। तो पेन लेते हैं। तो एसएससी में आए हुए 10,000 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसा कि इसमें आप लोग देख सकते हो 10,000 क्वेश्चन करेंगे हम लोग लीनियर। अलग अलग एग्जाम्स में 10,000 जो क्वेश्चन आए हुए वो हम लोग करेंगे। टोटल 10,000 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस के। और ये क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं किसमें? एसएससी जेई में आए हुए हैं, एसएससी जेई में आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए हैं, सीएचएसएल में आए हुए हैं, सीपीओ एसआई में आए हुए हैं, जीटी और स्टेनोग्राफर में आए हुए हैं। ऐसे ही तमाम एग्जाम्स में आए हुए 10,000 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलते हैं। आज हम लोग इतिहास का क्वेश्चन करेंगे, हम लोग हिस्ट्री के। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास खत्म करेंगे। उसके अगले टॉपिक पे मेडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास खत्म करेंगे। ऐसे ही अगले क्वेश्चंस पे हम लोग खत्म करते हुए चलेंगे। चलते हैं प्राचीन इतिहास पर। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। वन लाइनर क्वेश्चन है। एसएससी के तमाम एग्जाम्स में जेई, जीडी, सीजीएस, एमटीएस, सीएचएसएल इन तमाम एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। तो हमारा शुरू होता है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से शुरू होता है। देख लीजिए पहले ही क्वेश्चन है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई, वह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जिसकी खोज सबसे पहले की गई? तो था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी। ये क्वेश्चन एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल में 2019 में आया हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पर। हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ है। यहाँ से बनावली से प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ है। वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। वह हड़प्पा स्थल जिसके बारे में माना जाता है कि वहाँ से मेसोपोटामिया के लिए सीधा समुद्र व्यापार था, वो जगह है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में लोथल। हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित है। तो मांडा स्थित हमारा चेनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित है, चेनाब नदी किनारे। वेदांग नहीं है, तो मुंडक हमारा वेदांग नहीं है। मुंडक वेदांग नहीं है। अगला हमारा ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा नवा मंडल? ऋग्वेद का नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला सवाल हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो लोथल हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा एक बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। तो मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। अगला है भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। भीमबेटका नामक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है किसके लिए? प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए। अगला सवाल है हमारा, एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो कुतांसी हमारा नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। कुतांसी जो है नौपाषाण का स्थल नहीं है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता। तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे हमारे अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम ये हमारे वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु में ढाली गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य धातु से ढाली गई है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। पशु का मांस प्रमुख भोजन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये सत्य नहीं है। पशु का मांस मुख्य भोजन उनका नहीं था।
अगला है वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्म कांड कार्य के साथ व्यवहार करता है। वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्म कांड के साथ व्यवहार करता है वो यजुर्वेद है। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है सामवेद है। संगीत के रूप में जो वेद जाना जाता है वो सामवेद है। अगले हमारे क्वेश्चन हैं प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है कहाँ है? गुजरात में। लोथल हमारा कहाँ है? भारत के गुजरात राज्य में। लोथल हमारा गुजरात में। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता था। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, उनमें से एक रूस नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो खुदाई करने पर सामने आए। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो प्रमुख नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल है। सुरकोटदा हमारा गुजरात में है। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल है कहाँ है? गुजरात में है। अगला सवाल है हमारा सिंधु नहीं पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है। तो पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है वो सिंध प्रांत है। क्या? सिंध है। वह स्थान जहाँ पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के अवशेष प्राप्त हुए। वह स्थान जहाँ पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए वो बुर्जहोम से प्राप्त हुए। 5 जंगली कुत्ता और 12 सिंह का सिंह कहाँ से मिला? बुर्जहोम से मिला। वेदांत कहा जाता है उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। नवपाषाण स्थल द ओंजली हैडिंग कहाँ स्थित है? द ओंजली हैडिंग स्थित है असम में। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2019 में। तो नवपाषाण स्थल द ओंजली हैडिंग स्थित है असम में। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे कब? पुरापाषाण काल में। भारत में पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है। तो इनाम गांव हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल कोल्डिवा स्थित है। तो कोल्डिवा हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्या है? कोल्डिवा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज किसे माना जाता है? तो भिरड़ाड़ा को माना जाता है सबसे पुरानी खोज। ऋग्वैदिक काल में आरणी देवी हैं। तो ऋग्वैदिक काल की आरणी देवी हमारी वन की देवी। ऋग्वैदिक काल में आरणी देवी को है कौन है? वन की देवी को आरणी देवी माना जाता था कब? ऋग्वैदिक काल में। बुर्जहोम नहीं प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है। तो बुर्जहोम हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले। तो कालीबंगा से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। अब चलते हैं महाजनपदों का उदय मगध का उत्कर्ष। इमरजेंस ऑफ महाजनपदास एंड इमरजेंस ऑफ मगध। मगध का उदय देखते हैं। महाजनपदों का उदय मगध का उत्कर्ष। तो वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया। तो गुप्त राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया। गुप्त राजवंश ने मगध शासन पर राज नहीं किया। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो अगुंतर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगुंतर निकाय। प्रारंभ में राजगृह जो आधुनिक
बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी। प्रारंभ में क्या था? राजगृह। कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन हमारा ऑप्शन नहीं, इसमें लीनियर है तो बिहार हो गया। राजशाही राज्यों में से राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। वैशाली जो है, वैशाली 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद नहीं था। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक थे। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक थे। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे। तो प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे। कौन थे? शाक्य थे। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? तो झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। तो पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी उदयन ने। तो ये हर्यक वंश होगा, हरकन्या नहीं। हर्यक वंश का अजातशत्रु का पुत्र था कौन? उदयन। उसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान करते थे। किले क्या करते थे? सुरक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी बिंबिसार के दरबार में। तो जीवक किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में। 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे कब? प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के अन्य स्वरूप के अधीन था, जो कहलाता था गढ़ या संघ। क्या कहलाता था? गढ़ और संघ। यहाँ से शुरू होता हमारा जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। नैनार कौन थे? शिव के भक्त। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। नैनार जो है शिव के भक्त थे। SSC JEE 2017 में पूछा गया है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे किस भाषा में? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक शाखा महायान के नाम से जानी गई, दूसरी शाखा हीनयान के नाम से जानी गई। तो ये विभाजन कब हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे स्तूप शब्द संबंधित है। तो स्तूप हमारा मृत्यु से संबंधित है। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और कुशीनगर में जो स्तूप है उसको क्या कहते हैं? क्या नाम है उसका? तो राम सेतु स्तूप है वो। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो छम नृत्य हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। छम नृत्य हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियाँ या महाजनपद अस्तित्व में थी? तो भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। कितने? 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया तथागत बुद्ध।
जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का। पाली कैनन किसका मूल ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। तो जैन समुदाय के लोग प्रतिवर्ष क्या करते हैं? पर्युषण पर्व मनाते हैं। किस लिए? व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे किसके? बसवन्ना के। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे किसके? बसवन्ना के। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 4 महान सत्य या 4 आर्य सत्य किसकी अवधारणा है? बौद्ध धर्म की। 4 आर्य सत्य या 4 महान सत्य बौद्ध धर्म की अवधारणा है। द 4 नोबल ट्रुथ्स किसकी अवधारणा है? बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। भगवान महावीर का जन्म हुआ बिहार में। तो क्वेश्चन छूट गया हमारा। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है। तो धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्र और विहारों का निर्माण किया गया था। तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्र और विहारों का निर्माण किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा कहाँ है? तो लोमा ऋषि गुफा बिहार में है। लोमा ऋषि गुफा बिहार में स्थित है। अब आते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य में। तो अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है। उन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी कलिंग युद्ध करके। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त मौर्य की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाज्ञाएं स्थापित करवाई। तो वह शासक है अशोक। अशोक ने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाज्ञाएं स्थापित करवाई थी। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है किस नाम से? तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया तो था कश्मीर। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? कश्मीर में हुई। अगला सवाल हमारा, सारनाथ में स्थित हुआ स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? धम्मेक स्तूप हमारा सारनाथ में स्थित है। धम्मेक स्तूप सारनाथ में स्थित है जिसका निर्माण सम्राट अशोक महान ने कराया था। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था। महामेघवाहन वंश था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया। अग्रमीज या जैंडमीज घनानंद को कहा गया। अग्रमीज या जैंडमीज घनानंद को कहा गया। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मैगस्थनीज आया था। तो यूनानी राजदूत मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक द्वारा निर्मित
अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते हैं धम्मा या महामत्ता नाम से। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी महामत्ता या धम्मा नाम से जाने जाते थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था अशोक ने। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर अशोक ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदों को हराकर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ है। तो कहाँ है? विदिशा में स्थित है, विदिशा शहर में। हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ है? विदिशा शहर में। घरानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उनके पुत्र का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था। भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किसने किया? तो चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिले? तो ब्राह्मी लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिले। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिले। वह शासक जिनका योहिजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था। तो दीननाग वह शासक था जिसका योहिजी खानाबदोश लोगों से निकट संबंध था। वह राजा जिसने ओडिशा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था खारवेल राजा ने ओडिशा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेखों का उत्कीर्णन करवाया था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष अधिकारी थे। तो शीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी थे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत शीताध्यक्ष कृषि के अधिकारी थे। ओडिशा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल अशोक का शिला अभिलेख स्थल है। ओडिशा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल अशोक का शिला अभिलेख स्थल है। शैव कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं मौर्य स्तंभ शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं। अमरावती स्तूप भारत में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं हैं मौर्य साम्राज्य काल के। तो चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं मौर्य साम्राज्य काल की हैं। बराबर की गुफाएं कब की हैं? मौर्य साम्राज्य काल की हैं। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था कब? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर हमला किया 326 ईसा पूर्व में। देवाना प्रिय यानी देवों का प्यारा कौन था? अशोक। इस नाम से जाना जाता था। देवाना प्रिय के नाम से जाना जाता था किसको? अशोक को। अब चलते हैं गुप्त साम्राज्य या गुप्तोत्तर साम्राज्य पर। प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक की पुत्री थी। तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कनिष्क ने राजा हान हो ती से युद्ध किया जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया। तो कनिष्क ने किसको हराया? हान हो ती को। कहाँ का राजा था? चीन का राजा। तो कनिष्क ने चीन के राजा हान हो ती को हराया था। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। चालुक्य शासक पुलकेशियन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था। तो 668 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशियन ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की। कब? 618 ईस्वी में।
618 में चालुक्य शासक पुलकेशी ने हर्षवर्धन को हराया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? तो चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व होगा यहाँ पे, ईस्वी, हाँ ठीक है, ईस्वी। वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था पाटलिपुत्र। वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था वो कौन था? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया? तो ह्वेनसांग भारत आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। एक्स से हर्षवर्धन, एक्स से ह्वेनसांग। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था बौद्ध धर्म का। नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था बौद्ध धर्म का। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कुमारगुप्त के शासनकाल में। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित किया गया था। वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था। तो वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्यशक्ति था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्यशक्ति था। पिकॉक टापू मंदिर, उससे पहले गुप्तकालीन शासक था विक्रमादित्य। पिकॉक टापू मंदिर उमानंद मंदिर के रूप में जाना जाता है। पिकॉक टापू मंदिर उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनजैंग भारत आया। तो जुआनजैंग हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आया। ह्वेनसांग भी हर्षवर्धन के टाइम पर आया था और जुआनजैंग भी हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। यहाँ से शुरू होता हमारा राजपूत काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, राजपूत एरा। तो जब हार निश्चित हो जाती है तो राजपूत पुरुषों को साका या शक नाम का एक अनुष्ठान करना होता है, जो उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वह वापस नहीं आ सके। तो जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को साका या शक नाम का एक अनुष्ठान करना होता था जो उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वापस नहीं आ सके। कौन करता था? राजपूत करते थे। वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया। तो गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात थी। उसने वल्लभ भाई पटेल को पूरी तरह से बदल दिया। गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात कब? 1917 में। भारत का वह वर्तमान राज्य जहाँ आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। ढिल्लिका या दिल्ली शहर की स्थापना की थी चौहानों ने। ढिल्लिका या दिल्ली शहर की स्थापना की गई चौहानों द्वारा। दिल्ली शहर की स्थापना चौहानों द्वारा की गई। पटियाला में स्थित शीश महल किसने बनवाया था? तो पटियाला में स्थित शीश महल महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। शीश महल किसने बनवाया? महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे? तो प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर को बनाया। तो वर्तमान भोपाल शहर को मिहिर भोज ने बनाया था। वर्तमान भोपाल शहर को मिहिर भोज ने बनाया था। तो आज खत्म करते यहीं पे, कल फिर से शुरू करेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश से। कल हम लोग फिर से शुरू करेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ये
वन लाइनर अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।